Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हात सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. ये कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे जिनके बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. जैसे कि हम देखेंगे कि रीसेट प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई. फिर इसके अलावा स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में बात करेंगे. हाल ही में इंडिया की पहली पोल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च कर दी गई है, देखेंगे उसका नाम क्या है. फिर इसी तरह से पैसिफिक आइलैंड्स फोरम के बारे में बात करेंगे, इसमें कौन कौन से मेंबर स्टेट्स आते हैं. शीबॉक्स पोर्टल के बारे में देखेंगे कि ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है. सिमिलरली एडिबल ऑयल्स रिपोर्ट की बात करेंगे और अवनी लेखारा को देखेंगे कि किस वजह से न्यूज में आई. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज Which ministry recently launched the Retired Sports Person Empowerment Training Means Reset Program? हाल ही में किस मंत्रालय ने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? यहाँ पे दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले रीसेट का फुल फॉर्म आपको याद रखना है. इट इज रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम. और किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? तो आंसर इज ए ऑप्शन. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट. इन्होंने रीसेट प्रोग्राम को लॉन्च किया है ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो कि होता है 29 अगस्त को. ठीक है, तो रीसेट प्रोग्राम का पर्पस यहाँ पे क्या है? जो भी हमारे रिटायर्ड एथलीट्स हैं उनको एम्पावर करना, और इसके अलावा जो रिटायर्ड एथलीट्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा विथ नॉलेज एंड स्किल फॉर कैरियर डेवलपमेंट, जिससे कि वो आगे भी एम्प्लॉयबल हो सकें. ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली इसका पर्पस है जनरेशन्स को कनेक्ट करना, जिसमें कि रिटायर्ड एथलीट्स को अलाउ किया जाएगा कि वो जो भी हमारे एस्पायरिंग एथलीट्स हैं, यंग एस्पायरिंग एथलीट्स हैं, उनको इंस्पायर और मेंटोर कर सकें. ठीक है, तो इनका जो भी एक्सपीरियंस है वो ऑब्वियसली हेल्प करेगा हमारे फ्यूचर चैंपियंस को डेवलप करने में, साथ ही स्पोर्ट्स को बूस्ट करने में. इंडिया के अंदर एप्लीकेशंस इनवाइट हो जाएंगे थ्रू अ डेडिकेटेड पोर्टल, जहां पे आप मतलब अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं विद प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल्स ऑफ क्लास 12th एंड अबव एंड क्लास 11th एंड बिलो. ठीक है, तो यहाँ पे बस दो ही बातें इंपॉर्टेंट हैं कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है. इट इज एसोसिएटेड विथ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, और रीसेट का फुल फॉर्म क्या है? इट इज रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम. ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में हमने कल ही चर्चा की थी. कब इसको मनाते हैं? 29 अगस्त को. फिर कौन से एक फेमस इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनका बर्थडे होता है इस दिन? दिस इज मिस्टर मेजर ध्यानचंद. और कब से हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो 2012 में इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कौन सी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओवरसीइंग द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया? ऑब्वियसली इट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट. और कौन से साल में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को स्टैब्लिश किया गया था? सो दिस इज द ईयर 1982. फाइन. मेजर ध्यानचंद के बारे में हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं. तो ये फील्ड हॉकी से रिलेटेड है. कितने ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन्होंने अचीव किए थे अपने पूरे कैरियर में? तो इन्होंने 3 गोल्ड मेडल्स जीते थे. ठीक है, कब कब जीते थे? 1928 में, 1932 में और फिर 1936 में. फाइन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, Chief Minister of Bihar, कौन है? मिस्टर नीतीश कुमार, inaugurated the state of the art sports academy and sports university at which place? हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर अत्याधुनिक खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, राजगीर. ठीक है, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने हाल ही में इनॉग्रेट कर दिया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स एकेडमी को, साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को. कहां पे किया है? तो आंसर है राजगीर इन द स्टेट ऑफ बिहार. और ये भी सेम ओकेजन पे हुआ, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन इसको इनॉग्रेट किया गया. ठीक है, तो राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इक्विप्ड होगा विथ 24 बेड हॉस्पिटल फॉर मॉडर्न स्पोर्ट्स इंजरी ट्रीटमेंट. और ये फैसिलिटी पहली है इंडिया के अंदर जो कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को कंबाइन करने वाली है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ एक ही लोकेशन पे. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स सपोर्ट करेगा 24 टाइप्स ऑफ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स को, और इसमें 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग एंड एथलेटिक्स को स्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे कि नए टैलेंट को प्रमोट किया जाए. तो ये स्पोर्ट यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को ऑफर करेगा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के सेक्टर में, न्यूट्रिशन और साइंस के मामले में विद अ लार्ज स्पोर्ट्स लाइब्रेरी. ठीक है,
तो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार मिस्टर नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किया स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स एकेडमी एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एट राजगीर। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, फिर से यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। राजगीर के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक बहुत एंशिएंट इंडियन रूलर फोर्ट है, इट इज नोन एज बिम्बिसारा। ठीक है, फिर इसके अलावा राजगीर कैपिटल थी, फर्स्ट कैपिटल थी किस एंशिएंट इंडियन किंगडम की, तो दिस इज मगध। जो लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग के मामले में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इंडियन वेट लिफ्टर कौन है जिन्होंने मेडल जीता है एट द ओलंपिक्स, दिस इज करनाम मालेश्वरी। ओके, शी इज द फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर टू विन द ओलंपिक मेडल और इन्होंने इस फीट को अचीव किया था 2000 सिडनी ओलंपिक्स के दौरान। ठीक है, इन्होंने ब्रोंज मेडल क्लिंच किया था इन द वुमेन्स 69 kgs वेट कैटेगरी। फिर कौन सी कंट्री है जिनके पास सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हैं वेट लिफ्टिंग के मामले में, सो दिस इज सोवियत यूनियन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of India's first pollution control vessel recently launched by Indian Coast Guard? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, समुद्र प्रताप। ओके, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया अपना पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, द नेम ऑफ विच इज समुद्र प्रताप, और कहाँ पे किया है? गोवा में। ठीक है, इस वेसल को बिल्ड किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसी के साथ ये एक माइलस्टोन साबित होगा इंडिया की मूव में टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन। ओके, ये लॉन्च रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के कमिटमेंट को टू बिकमिंग आत्मनिर्भर इन डिफेंस, और उसके बाद हमारा प्लान फर्दर क्या है कि हम नेट एक्सपोर्टर बन सकें डिफेंस इक्विपमेंट के मामलों में। ठीक है, तो समुद्र प्रताप को डिजाइन किया गया है ताकि जो भी ऑयल स्पिल है उसको कॉम्बैट किया जाए, पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए अलोंग इंडियाज कोस्ट लाइन। और इस शिप की बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट है लगभग 4170 टन्स, और इसके कुछ और फीचर्स क्या हैं, लाइक इसकी लेंथ है 14 मीटर्स लॉन्ग और 16.5 मीटर्स इसकी विड्थ है। ठीक है, तो इंडिया की फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल जो हाल ही में लॉन्च किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, उसका नाम है समुद्र प्रताप। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करेंगे अगर हम, तो पहली बार इसको कब एस्टैब्लिश किया गया? 1978 में इस बॉडी को फॉर्म किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो क्या होता है? वी प्रोटेक्ट, वयम रक्षम। ओके, फिर पोल्यूशन कंट्रोल वेसल पे अगर हम आए तो कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया था दुनिया का पहला स्पेशलाइज्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल? सो दिस इज द कंट्री जापान। ओके, पर्पस क्या होता है किसी भी पोल्यूशन कंट्रोल वेसल का? बेसिक पर्पस है जो भी मरीन पोल्यूशन है उसको मैनेज और मिटिगेट करना। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जिसने कि इस पोल्यूशन कंट्रोल वेसल को बनाया है, उसके बारे में अगर हम कुछ चीजें डिस्कस करें तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को फॉर्म किया गया था 1957 में। प्रेजेंट में चेयरमैन और एमडी कौन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के? दिस इज मिस्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय। ठीक है, ये चेयरमैन है, साथ ही एमडी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के लिए। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बेसिकली एक इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड शिप बिल्डिंग कंपनी है और बहुत सारी शिप्स इन्होंने डिजाइन करके दी है। ठीक है, फिर आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट जो है हमारा, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं? कब अनाउंस हुआ था ये प्रोजेक्ट? 2020 में। और किसका आइडिया था ये? किसने टर्म निकाला था आत्मनिर्भर भारत? तो ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, कौन सा सेक्टर है इंडिया का जिसको टारगेट किया गया था इनिशियल लेवल पे फॉर सेल्फ रिलायंस अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान? दिस इज द डिफेंस सेक्टर। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, Recently, where was the annual meeting of the Pacific Islands Forum held? हाल ही में प्रशांत द्वीप समूह फोरम की वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित की गई? The correct answer here is B option, नुकुआलोफा टोंगा। ओके, तो जो एनुअल मीटिंग थी पैसिफिक आइलैंड्स फोरम की, ये स्टार्ट हुई थी 26 अगस्त को। कहां पे? नुकुआलोफा टोंगा में। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1971 में। PIF बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 18 मेंबर स्टेट्स मौजूद हैं इन द पैसिफिक रीजन, और मेंबर कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, फिर फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया, फिर इसके अलावा नारुआ, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड हो गया, पापुआ न्यू गिनिया भी इसमें आता है, मार्शल आइलैंड्स हैं, इसके अलावा समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंबर कंट्रीज को साइड में दिखा देती हूँ, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फोरम का पर्पस क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना और पॉलिटिकल गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, साथ ही रीजनल कॉपरेशन को बढ़ाना। ठीक है, इनका विजन है एक पीसफुल, सिक्योर और प्रॉस्पेरस तरीके का पैसिफिक रीजन डेवलप करना जहां पे सारे लोग इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें और जो भी डिसीजंस होंगे वो लिए जाएंगे बाय कंसेंसस, और इसको फिर इंप्लीमेंट करेगा पैसिफिक आइलैंड फोरम का
सेक्रेटरीट, ठीक है। तो PIF में के जो मेंबर्स होंगे ये साथ में मिलकर वर्क करते हैं टू रेज द फंड्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। का गोल है टोटल $500 मिलियन का, और अभी फिलहाल ये $380 मिलियन इन्हें और चाहिए टू रीच दिस गोल, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले इनकी जो एनुअल मीटिंग है वो कहाँ पे हुई है, टोंगा कंट्री में, और इसमें टोटल कितने मेंबर स्टेट्स हैं ये बात याद रखिएगा। आंसर इज 18, ठीक है। तो पैसिफिक आइलैंड्स फोरम कब स्टैब्लिश हुआ था, 1971 में। कितने इसमें मेंबर स्टेट्स हैं, तो आंसर इज 18, ठीक है। टोंगा की बात करें, टोंगा कंट्री की, तो इसकी कैपिटल का नाम है नुक्वालोफा, जहां पे ये मीटिंग कंडक्ट की गई है। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है टोंगा कंट्री में, दिस इज द टोंगन लैंग्वेज, फाइन। पहले यहाँ पे ब्रिटिश रूल था और बाद में इनको इंडिपेंडेंस गेन हुई 1970 में, फाइन। कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका पर्पज है ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना टू बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द पेरिस एग्रीमेंट, जिसके बारे में बार बार हम बात करते हैं। कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा एमिट करती है कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द कंट्री चाइना। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो कब फॉर्म हुआ था, 1945 में। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो इट लाइज इन ब्रुसेल्स इन द कंट्री बेल्जियम। नाटो का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कहीं से भी, वो सब हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। नाटो के बारे में याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर्स भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में लाई करता है, और नाटो को ज्वाइन करने वाली सबसे लेटेस्ट और 32nd नंबर की कंट्री स्वीडन है फिलहाल, ठीक है, और 31st नंबर की कंट्री थी फिनलैंड, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, शी बॉक्स पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, हाल ही में खबरों में रहा शी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च कर दिया है अपना नया शी बॉक्स पोर्टल। ये एक तरह का सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां पे आप वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट्स को रजिस्टर और मॉनिटर करवा सकते हैं। ये एक्ट करेगा एज अ रिपोजिटरी फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनल कमिटीज एंड द लोकल कमिटीज, दोनों ही गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में, ठीक है। ये पोर्टल यूजर्स को अलाउ करता है कि वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, फिर उसके स्टेटस को चेक भी कर सकते हैं, और साथ ही एंश्योर कर सकते हैं कि क्या टाइमली प्रोसेसिंग कर रहा है आईसी या फिर नहीं, ठीक है। तो ये एक सिक्योर वे साबित होगा जहां पे आप कंप्लेंट्स को दर्ज कराएंगे विदाउट पब्लिक एक्सपोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपकी डिटेल्स हैं, उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। कंप्लेंट्स को मॉनिटर किया जाएगा इन रियल टाइम बाय अ डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर, और इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है जो कि बेस्ड है ऑन द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट ऑफ 2013, ये हेल्प करेगा टू फॉर्म इंटरनल और लोकल कमिटीज टू एड्रेस द कंप्लेंट, ठीक है। तो शी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, ओके। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट को इंडिया के अंदर कब इनैक्ट किया गया था, तो डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईयर काफी है, 2013 में, ओके। फिर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए फॉर एन इंटरनल कमिटी, मतलब कि इंटरनल कमिटी को फॉर्म करने के लिए कितने मिनिमम मेंबर्स चाहिए टू एड्रेस द वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो टोटल आपको 4 मेंबर्स कम से कम चाहिए होंगे, ठीक है। और इसके लिए हेड किसको बनाया जाएगा, तो एक सीनियर वुमेन एम्प्लॉय को इसका हेड नियुक्त किया जाएगा। और क्या टर्म यानी कि कितने सालों के लिए सेट किया गया है फॉर द मेंबर्स ऑफ एन इंटरनल कमिटी इन द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, तो ये है 3 साल, 3 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन अपॉइंट करता है लोकल कमिटीज के मेंबर्स को अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, तो आंसर है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, कितने होने चाहिए एलसी में भी, तो ये है 4 मेंबर्स, यानी आईसी और एलसी दोनों में 4 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था इंडिया में 2006 में। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी 2015 में, जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तक भी न्यूज में रहती है, तो आपसे इसकी मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है। योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, which institution recently released pathways and strategies for accelerating growth in edible oils towards goal of आत्मनिर्भरता पोर्टल, हाल ही में किस संस्थान ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर खाद्य तेलों में वृद्धि को गति देने के लिए मार्ग और रणनीतियां रिपोर्ट जारी करी। इस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा और सिंपली याद रखिएगा, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है नीति आयोग ने, ठीक है। जो भी नीति आयोग की रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में इन्होंने बेसिकली रिव्यू किया है कि करंट स्टेट क्या है इस सेक्टर की, इसका पोटेंशियल क्या है और क्या स्ट्रेटेजीज हम फॉर्म कर सकते हैं चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। फर्दर 9 तरीके के मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स हैं
जो कि कवर करते हैं 14.3% ऑफ क्रॉप्ड एरिया को, जिससे कि 12 to 13% तक ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डाइटरी एनर्जी। इसके अलावा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट का ये 8% तक कवर करते हैं। ठीक है, सोयाबीन इन सब मामलों में लीड करता है इन प्रोडक्शन, फॉलोड बाय रैपसीड, मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके टॉप प्रोड्यूसर्स साबित हुए। गुजरात और महाराष्ट्र का भी काफी योगदान है इस फील्ड में। इसके अलावा तो जो राइजिंग कंजम्पशन है उसकी वजह से इंपोर्ट भी इंक्रीज हो चुका है, जहां पे पाम ऑयल अकेले 59% ऑफ इंपोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन है और जो इसकी यील्ड है वो दोनों की दोनों ग्रो हो रही है, और ऐसा हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम 43 मेट्रिक टन्स तक पहुंच जाएंगे बाय द एंड ऑफ 2030, और लेटर ऑन 55 मेट्रिक टन्स तक पहुंच जाएंगे बाय द एंड ऑफ 2047। ठीक है, तो सिंपली इस रिपोर्ट के अंदर क्या है वो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा आपके वनडे एग्जाम में। जब आप कहीं मेंस लेवल का एग्जाम देंगे, कहीं पे आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, तो वहां पे ये सारे पॉइंट्स आपको फिर मेंशन करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी। अदरवाइज अगर आप सिर्फ वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ इतना याद रखना काफी है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है नीति आयोग ने। ठीक है, अच्छा, जो हमारा नीति आयोग है ये किस ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर बना था? तो सिंगापुर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, नीति आयोग को कब स्टैब्लिश किया गया था? प्लान कमीशन को रिप्लेस करके, तो 2015 में। ठीक है, पाम ऑयल की बात करेंगे तो कौन सी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा पाम ऑयल प्रोड्यूस होता है? दिस इज द कंट्री इंडोनेशिया। पाम ऑयल प्लांटेशन को सबसे ज्यादा कौन सी चीज इफेक्ट करती है? तो दिस इज डिफॉरेस्टेशन। फाइन। राजस्थान स्टेट की यहाँ पे बात हुई है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। तो राजस्थान की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कैपिटल सिटी कौन सी है इसकी? जयपुर। कौन सा एक डेजर्ट है जो लोकेटेड है राजस्थान में? दिस इज द थार डेजर्ट। ओके, और कौन सी राजस्थान की सिटी है जिसको आप ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं? दिस इज द जोधपुर सिटी। फाइन। सोयाबीन के मामले में कौन सी कंट्री लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है? दिस इज द कंट्री ब्राजील। और प्राइमरीली यूज कहाँ होता है सोयाबीन का? तो इसको आप एनिमल फीड की तरह यूज करते हैं। फाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state government recently introduced a real-time safe travel facility for women through Dial 112? हाल ही में किस राज्य सरकार ने डायल 112 के माध्यम से महिलाओं के लिए वास्तविक समय सुरक्षित यात्रा सुविधा शुरू करी है? करेक्ट आंसर हियर इज बिहार स्टेट। बिहार पुलिस ने लॉन्च किया है सेफ ट्रेवल फैसिलिटी को सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए फॉर वुमेन। ये एक 24/7 सर्विस होगी और इनिशियली इसको अवेलेबल करवाया जा रहा है 6 डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, तो वुमेन जो हैं वो डायल 112 पे कॉल कर सकती हैं फॉर सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन, जहां पे पुलिस जो होंगे वो उनकी जर्नी को मॉनिटर कर रहे होंगे। ठीक है, इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? जो वुमेन की सेफ्टी है स्टेट में वो इनहैंस हो सके, साथ ही ये अलाइन करेगा विद द नेशनल एफर्ट टू प्रोटेक्ट एंड एम्पावर वुमेन स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। ठीक है, तो बिहार स्टेट ने इंट्रोड्यूस कराया है रियल टाइम सेफ ट्रेवल फैसिलिटी फॉर वुमेन थ्रू डायल 112। वुमेन सेफ्टी के कुछ और इनिशिएटिव्स देखें तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया था शी टीम्स इनिशिएटिव को वुमेन की सेफ्टी के लिए? दिस इज तेलंगाना पुलिस। फिर इंडिया का जो निर्भया फंड है ये कब इनिशिएट हुआ था टू सपोर्ट वुमेन सेफ्टी? दिस इज द ईयर 2013। और कौन से एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको दिल्ली पुलिस ने जनरेट किया था फॉर वुमेन सेफ्टी? दिस इज द हिम्मत एप्लीकेशन। ओके, डायल 112 की बात करें तो कौन सी एक मिनिस्ट्री है जो ओवरसी करती है इंप्लीमेंटेशन ऑफ 112 इमरजेंसी नंबर इन इंडिया? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना recently seen in the news is associated with which Indian state? हाल ही में समाचारों में रही मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन झारखंड। झारखंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 3,584 करोड़ रुपीज वेव करने का इन पावर ड्यूज फॉर अबाउट 39.44 लाख कंज्यूमर्स, और ये डिसीजन बेनिफिट पहुंचाएगा उन लोगों को जो कि एनरोल्ड हैं इन द 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। ठीक है, इस मूव का पर्पस क्या है? फाइनेंशियल बर्डन्स को आसान करना ऑन द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स अंडर द मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना। फाइन। झारखंड की यहाँ पे बात करें तो कौन सी एक ट्राइब है जो बहुत फेमस है और इसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन झारखंड में मौजूद है? दिस इज द संथाल ट्राइब। ओके, और झारखंड स्टेट ऑफिशियली कब फॉर्म हुआ था? 2000 सन में। ठीक है, कौन सी एक स्कीम है जिसको लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने टू प्रोवाइड द बैंक अकाउंट्स टू एवरी हाउस होल्ड? दिस इज प्रधानमंत्री जनधन योजना। और मेन एम क्या है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का? तो बिल्डिंग द रूरल रोड्स। और कौन सी एक स्कीम है जिसका फोकस था कि सभी के लिए घर बनवाना? 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। इट इज द प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9,
बोंडा ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज प्राइमरली रिसाइड्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? हाल ही में खबरों में रही बोंडा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में रहती है? द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, उड़ीसा। ठीक है, किस वजह से ये ट्राइब न्यूज में आई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली एक लड़का है बोंडा ट्राइब से और ये पहला बन चुका है फ्रॉम हिज कम्युनिटी टू पास द नीट एग्जाम एंड परस्यू एन MBBS प्रोग्राम। ठीक है, इसी वजह से ट्राइब न्यूज में आ गई और इनको आप रेमो पीपल के नाम से भी जानते हैं। ज्यादातर ये रहते हैं आइसोलेटेड मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में नियर द मचकुंड रिवर इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, और ये जाने जाते हैं अपने जोग्राफिकल आइसोलेशन के लिए और अपने स्ट्रॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशंस के लिए। और बोंडा मेन जो हैं वो अपनी बहादुरी के लिए भी बहुत ज्यादा जाने जाते हैं और ट्रेडिशनली ये कैरी करते हैं अपने साथ एरोज और बोज। ठीक है, तो बोंडा लैंग्वेज पार्ट है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली का। ये ट्राइब प्रैक्टिस करती है डॉर्मेटरी सिस्टम को, जहाँ पे जो मेन एंड वुमेन हैं उनके सेपरेट लिविंग एरियाज हैं फॉर सोशलाइजिंग रिचुअल्स एंड डिस्कशंस। ठीक है, तो बोंडा ट्राइब प्राइमरली कहाँ पे रहती है? आंसर इज बी ऑप्शन, ओडिशा। ठीक है, फिर इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि बोंडा ट्राइब के लोग कौन सी एक स्पेशल लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक क्लास ऑफ लैंग्वेज को यूज करते हैं। फाइन, नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? नीट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, राइट। कौन सी बॉडी है जो कंडक्ट करती है इस एग्जाम को? इट इज द NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कौन सी एक रिवर है जो फ्लो होती है नियर द मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट जहां पे बोंडा ट्राइब मौजूद है? दिस इज द मचकुंड रिवर। ओके, और मलकानगिरी कौन से इंडियन स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है? तो उड़ीसा में लाई करने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है। फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अवानी लिखारा recently won which medal in the women's 10 meters air rifle standing SH1 event at Paris Paralympics 2024? अवनी लिखारा ने हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, गोल्ड। अवनी लिखारा ने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है इन द वुमेन्स 10 मीटर्स एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024। ठीक है, इन्होंने सक्सेसफुली इस टाइटल को डिफेंड किया और इसके पहले ये गोल्ड जीत चुकी हैं सेम इवेंट में एट द टोक्यो पैरालंपिक्स 3 साल पहले। और 22 साल की उम्र में अवनी का एम क्या है? टू बिकम द फर्स्ट फीमेल पैराथलेट एथलीट फ्रॉम इंडिया टू विन 3 पैरालंपिक मेडल्स। ठीक है, तो अवनी लिखारा कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं, कौन सा स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो शूटिंग से रिलेटेड है और हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन द वुमेन्स 10 मीटर्स एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। ओके, स्टैंडर्ड डिस्टेंस कितनी होती है फॉर एन एयर राइफल इवेंट इन शूटिंग स्पोर्ट? दिस इज 10 मीटर्स। ओके, और कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्न करती है शूटिंग स्पोर्ट को? दिस इज ISSF, मीन्स इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। फाइन, और अवनी लिखारा कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं? तो शी इज फ्रॉम राजस्थान। ओके, तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए। अब आगे हम चलेंगे अपने रिवीजन की तरफ जिसमें डेली हम 3 तरह के टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। आज हम कौन से 3 टॉपिक्स को रिवाइज करने वाले हैं? तो हम सबसे पहले आज देखेंगे रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस करंट अफेयर्स को, यानी कि कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर नजर डालेंगे। सेकंड प्लेस पे हम देखेंगे कुछ एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के करंट अफेयर्स और थर्ड पे हम देखेंगे कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, कल मैं आपको होमवर्क देना भूल गई थी, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आज डेफिनेटली लास्ट में आपका होमवर्क भी इंक्लूडेड रहेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस की तरफ, जहां पे पहला क्वेश्चन है आपका, A decade of documenting migrant deaths report recently released by which organization? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ये रिपोर्ट पब्लिश की है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका हेडक्वार्टर्स रोम, इटली में है। What is the rank of India in the World Bank's Logistics Performance Index report 2023? Answer is 38th. Which organization recently released a report titled as Amplifying the Global Value of Earth Observation? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, हेडक्वार्टर लाई करता है स्विट्जरलैंड में। Which organization has recently released the snow update Hindu Kush Himalaya between 2003 to 2024? ये रिपोर्ट दी थी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने। ठीक है, and the last question here is which institution recently released the 4th edition of Sustainable Development Goal India Index 2023 to 24? ये रिपोर्ट जारी करी थी नीति आयोग ने। ठीक है, जो भी रिपोर्ट नीति आयोग पब्लिश करता है इसको आपको जरूर याद रखनी है।
सेकेंड टॉपिक है हमारा एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के कुछ करंट अफेयर्स। फर्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, रुहाहा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री? रुहाहा नेशनल पार्क लाई करता है तंजानिया कंट्री में। मंजीरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मिलेगी आपको तेलंगाना में। फिर नेक्स्ट है कांबला कोंडा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी वेयर ईस्टर्न घाट्स नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर इज बीइंग ओपनड इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये सैंक्चुरी लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये रिजर्व फॉरेस्ट है उत्तराखंड में। Recently, the first herpetofaunal survey was conducted in the core area of which tiger reserve? ये सर्वे कंडक्ट हुआ है इन द कोर एरिया ऑफ मुडुमलाई टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट है अघाना शिनी एस्चुअरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लोकेटेड है कर्नाटका में। बिदूत आइलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू साइक्लोन इल्सा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इस आइलैंड को हिट किया था साइक्लोन इल्सा ने और ये लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, थर्ड टॉपिक है हमारा अवार्ड्स एंड ऑनर्स का, जहां पे पहला क्वेश्चन है Which ministry has recently conferred National Metallurgist Awards to recognize outstanding contributions in the metallurgical field? ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। Recently, who has been appointed as the chairman of CBSE Central Board of Secondary Education? हाल ही में राहुल सिंह, मिस्टर राहुल सिंह बन गए हैं नए चेयरमैन CBSE के लिए। काबली प्राइजेस आर अवॉर्डेड फॉर विच फील्ड? ये प्राइज दिया जाता है इन द फील्ड्स ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस एंड न्यूरो साइंस। Recently, who has been named as EY World Entrepreneur of the Year 2024? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया विलायन सुब्बिया को। Where was the statue of India's first Chief of Defence Staff, late General Bipin Rawat, unveiled? इनकी स्टैचू कुछ दिनों पहले अनवील हुई थी देहरादून सिटी में। Recently, who has been appointed as the chairperson of the Grappling Committee of India for J&K region? This is Sania Kadri. And last is Sharing Tashi, who was seen in the news, is associated with which profession? ये रिलेटेड है राइटिंग से और ये एक ऑथर है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो आपको फ्रिक्वेंटली टाइम टू टाइम रिवाइज कर लेना चाहिए, अदरवाइज माइंड से स्किप हो जाते हैं। अगली स्लाइड में हम होमवर्क देखेंगे आपका, जिसमें कुछ प्लेसेस इन न्यूज के क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको इन सबकी लोकेशन कमेंट्स में मेंशन करना है कि ये चीजें कहाँ पे लाइक करती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा। यहाँ पे मैं सेशन को वाइंड अप करती हूँ। बिफोर कंक्लूडिंग लेट मी टेल यू कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी जीके टुडे एंड्रॉइड में चल रही डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा है। तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। ओके, तो कल फिर हम मिलेंगे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.